गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। मैं आप लोगों का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीएस पॉइंटर पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय मौर्य एवं मौर्योत्तर युग के महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला लेकर आया हूं। यह अध्याय किसी भी प्रतियोगी परीक्षा, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग मेरे इस वीडियो क्लास को, जो मैं नोट्स अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, इस नोट्स का स्क्रीनशॉट लेकर इस अध्याय का नोट्स अवश्य बनाइएगा। क्योंकि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से 2-3 प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं और जीएस में किसी एक चैप्टर से 2-3 प्रश्न पूछा जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। यदि आप लोगों ने इस चैप्टर को पूरी तरह से तैयार कर लिया तो मैं दावा करता हूँ कि मौर्य एवं मौर्योत्तर युग का कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। क्योंकि मैंने जो नोट्स तैयार किया है, जो नोट्स मैं आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ, इस नोट्स को पढ़ने के पश्चात आपको कोई दूसरा नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम सीधे अध्याय की ओर चलते हैं और अध्याय मौर्य एवं मौर्योत्तर युग के प्रश्नों का श्रृंखला मैं प्रारंभ करता हूँ। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में चाणक्य की सहायता से नंद वंश के क्रूर शासक धनानंद को पराजित करने के पश्चात मौर्य वंश की नींव डाली थी। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। कुछ स्रोतों में यह भी बताया गया है कि 323 ईसा पूर्व में चाणक्य ने मौर्य वंश की नींव डाली थी। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य की माता कौन थी? मुरा। उनकी माता का नाम मुरा थी। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। किसने कहा था चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस? विलियम जोन्स ने कहा था। स्ट्रैबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उपनाम क्या था? पालिब्रोथम। मुद्रा राक्षस के नाटककार कौन है? विशाखदत्त। सर्वप्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला? यूनानी लेखक जस्टिन के अनुसार। एक समझौते के तहत सेलुकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर उसे क्या दिया? पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध का पश्चिम क्षेत्र। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी हेलेना किसकी पुत्री थी? सेलुकस निकेटर की। चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। सेलुकस निकेटर सिकंदर का राजदूत था। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सेलुकस निकेटर को शासक बनाया गया और चंद्रगुप्त मौर्य से सेलुकस निकेटर का 305 ईसा पूर्व में बहुत भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की सेना ने सेलुकस निकेटर की सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया। उसके बाद सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक समझौता हुआ। उस समझौते के तहत चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को 500 हाथी, महावत और सैनिक सहित दिए और सेलुकस निकेटर ने उसी समझौते के तहत पूर्वी अफगानिस्तान का क्षेत्र, बलूचिस्तान का क्षेत्र और सिंध का पश्चिमी क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को सौंपा और साथ ही में अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से सेलुकस निकेटर ने की। किसने चंद्रगुप्त मौर्य और उनकी पत्नी हेलेना के वैवाहिक संबंध का उल्लेख किया है? एप्पियानस ने। मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसने भेजा था? सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। एक समझौते के तहत मेगास्थनीज को भी सेलुकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के
दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा था। मौर्य काल में जिला प्रशासन के प्रधान को कहते थे स्थानिक, जो समाहर्ता के नियंत्रण में कार्य करता था। एक स्थानिक में कितने गांव रहते थे? लगभग 800 गांव। स्थानिक से छोटी प्रशासनिक इकाई थी द्रोणमुख। द्रोणमुख में लगभग 400 गांव द्रोणमुख में रहते थे। द्रोणमुख में लगभग 400 गांव सम्मिलित थे। 200 ग्रामों का समूह कहलाता था खारवाटिक। 100 ग्रामों का समूह कहलाता था संग्रहण। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसका प्रशासन होता था किसके द्वारा? ग्रामिक के द्वारा। ग्रामिकों के कार्यों पर नियंत्रण रखता था गोप नामक अधिकारी। प्रदेष्ट एवं समाहर्ता मदद करते थे ग्राम प्रशासन के अधिकारियों के कार्यों की देखभाल में। सबसे ऊंचे अधिकारी को कहा गया, जिनकी संख्या 18 थी, तीर्थ या महामात्र अमात्य या अमात्य। सबसे ऊंचे अधिकारियों को अमात्य कहा गया है, जिनकी संख्या 18 थी। मौर्य वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त के प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता थी विशाल एवं अस्थायी सेना रखना। सीमांतों पर बने दुर्ग की रक्षा करते थे दुर्गपाल और अंतपाल। मौर्य काल में पुलिस विभाग के प्रधान को कहते थे दंडपाल। मौर्य काल में गुप्तचर को कहते थे गूढ़ पुरुष। गूढ़ पुरुष किसके अधीन कार्य करते थे? महामात्यापसर्प। महामात्यापसर्प के अधीन गूढ़ पुरुष यानी कि जो गुप्तचर होते थे कार्य करते थे। प्रतिवेदक का तात्पर्य है विशेष संवाददाता। पुलिसानी का कार्य था लोगों के विचारों को राजा तक पहुंचाना। चर का क्या अभिप्राय है? चर का अभिप्राय अर्थशास्त्र में वर्णित गुप्तचर। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को चर कहा है। गतिमान गुप्तचर को कहते थे संचार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा? उसका पुत्र बिंदुसार। बिंदुसार का शासनकाल था 298 ईसापुर से 273 ईसापुर। 298 ईसापुर में चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला चले गए थे जैन धर्म के ऋषि के साथ, और वहीं पर उन्होंने संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग दिया था। उसके बाद उनका पुत्र बिंदुसार मौर्य वंश का शासक बना। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही मगध में सदी का सबसे भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण चंद्रगुप्त मौर्य जैन ऋषि के साथ श्रवणबेलगोला चले गए थे, और श्रवणबेलगोला में ही उनकी मृत्यु संलेखना विधि से हुई थी। संलेखना का अर्थ है अन्न जल त्याग कर समाधि लेना। यूनानियों के अनुसार अमित्रकेटस या अमित्र घाट किसकी उपाधि थी? बिंदुसार, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। जैन ग्रंथ के अनुसार सिन्हसेन किसकी उपाधि थी? बिंदुसार की। वायु पुराण में बिंदुसार को कहा गया है मद्रसार। बिंदुसार की आस्था किसमें थी? आजीवक संप्रदाय में। बिंदुसार के दरबार में भविष्यवक्ता था पिंगलवास। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान था खल्लाटक। बिंदुसार ने मीठी मदिरा, सूखी अंजीर व एक दार्शनिक की मांग किससे की थी? सीरियन शासक अंतियोकस से। बिंदुसार की पत्नी कौन थी? चारुमित्रा सुभद्रांगी। बिंदुसार की माता कौन थी? दुर्धरा। अशोक का शासनकाल था 273 से 232 ईसापुर। हालांकि अशोक राजगद्दी पर 269 ईसापुर में बैठा था, यानी कि अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसापुर में हुआ था, किंतु वह शासन का संचालन 273 ईसापुर से ही कर रहा था। इसलिए अशोक के शासनकाल को 273 ईसापुर से 232 ईसापुर तक रखा गया है। सिन्हली अनुश्रुति के अनुसार अशोक की प्रथम संगिनी कौन थी? पत्नी देवी।
महेंद्र व संघमित्रा की माता थी और यह विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री थी। दिव्यावदान के अनुसार अशोक की पत्नी कौन थी? तिस्रक्षिता। प्रयाग स्थित शिलालेख के अनुसार अशोक की एकमात्र पत्नी कौन थी? कारुआकी। कारुआकी अशोक की सबसे प्रिय पत्नी थी और प्रयाग स्थित शिलालेख यानी कि प्रयाग में जो स्तंभ लेख है उसमें अशोक की एकमात्र पत्नी कारुआकी का ही उल्लेख किया गया है। तो ऐसा भी माना जाता है कि अशोक की एक ही पत्नी थी, किंतु कई श्रुतियों में या कई ग्रंथों में अशोक के अनेक पत्नियों का उल्लेख है। राज्याभिषेक के पूर्व अशोक कहाँ का प्रांतीय शासक था? उज्जैन, अवंती व तक्षशिला। अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में। खरोष्टी में लिखी अशोक के अभिलेख हैं शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा। सभी मनुष्य मेरी संतान है सम्राट अशोक के किस अभिलेख में उल्लिखित है? प्रथम पृथक शिलालेख, कलिंग लेख। किस अभिलेख में अशोक ने कहा है कि सभी पंथों के मध्य आत्मनियंत्रण और मन की पवित्रता होनी चाहिए? सातवें शिलालेख में। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के ब्राह्मी लिपि लिखे अभिलेख को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। कलिंग युद्ध कब हुआ था? राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में अशोक और अनंत पद्मनाभन के बीच यह युद्ध हुआ था और इसी युद्ध के पश्चात अशोक ने युद्ध नीति को सदा सदा के लिए त्याग दिया था, क्योंकि इसी युद्ध के दौरान अशोक की मुलाकात उपगुप्त से हुई थी और उपगुप्त से प्रभावित होने के बाद अशोक ने युद्ध नीति को सदा सदा के लिए त्याग दिया था और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। किस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति को सदा सदा के लिए त्याग दिया? कलिंग युद्ध के बाद उपगुप्त से प्रभावित होने के बाद अशोक ने युद्ध नीति को सदा सदा के लिए त्याग दिया था। 1837 ईस्वी में अशोक के धौली अभिलेख की खोज किसने की थी? किट्टो ने। अशोक के भाब्रू शिलालेख की खोज कब और किसने की थी? 1840 ईस्वी में कैप्टन बर्ड ने की थी। ये जो भी प्रश्न है ये सब एनसीईआरटी के प्रश्न है। आपको किसी भी कोचिंग के नोट्स में इन प्रश्नों का उल्लेख मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यह सारे प्रश्न एनसीईआरटी के प्रश्न हैं और मैंने एनसीईआरटी का नोट्स ही तैयार करके आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ। बराबर व नागार्जुनी गुफा की खोज कब और किसने की थी? 1785 ईस्वी में हैरिंगटन ने बराबर व नागार्जुनी गुफा की खोज की थी। दिल्ली टोपरा शिलालेख की खोज कब और किसने की थी? 1785 ईस्वी में कैप्टन पोलियर ने दिल्ली टोपरा शिलालेख की खोज की थी। 1750 ईस्वी में दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की खोज किसने की थी? पैड्रे तिपैंथेलर ने। 1889 ईस्वी में मानसेहरा अभिलेख की खोज किसने की थी? कैप्टन ले ने। 1860 ईस्वी में कालसी शिलालेख की खोज किसने की थी? जॉन फॉरेस्ट ने। 1896 ईस्वी में रुमनिनदेई शिलालेख की खोज किसने की थी? फिहरर ने की थी। जौगढ़ अभिलेख की खोज कब और किसने की थी? 1850 ईस्वी में सर वाल्टर एलियट ने जौगढ़ अभिलेख की खोज की थी। गिरनार शिलालेख की खोज कब और किसने की थी? गिरनार शिलालेख की खोज 1822 ईस्वी में लेफ्टिनेंट कर्नल टाड ने की थी। इलाहाबाद स्तंभ लेख की खोज कब और किसने की थी? इलाहाबाद स्तंभ लेख की खोज 1834 ईस्वी में टीएस बर्ड ने की थी। मास्की अभिलेख की खोज कब और किसने की थी? मास्की अभिलेख की खोज 1915 ईस्वी में बीडेन ने की थी। रामपुरवा अभिलेख की खोज कब और किसने की थी? 1872 ईस्वी में कार्लाइल ने रामपुरवा अभिलेख की खोज की थी। सारनाथ स्तंभ लेख की खोज कब और किसने की थी? 1905 ईस्वी में आर.एल. स्टाइन ने सारनाथ स्तंभ लेख की खोज की थी। कलिंग युद्ध के विषय में जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होता है? 13वें शिला अभिलेख से कलिंग युद्ध के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। भेरी घोष के बदले धम्म घोष की घोषणा किसने की थी? अशोक ने की थी।
धम्म महापात्र की घोषणा किसने की थी? अशोक ने की थी। सर्वप्रथम किसने देश को एक धर्म, एक भाषा और एक लिपि के सूत्र में बांधा था? अशोक ने बांधा था। मकदूनिया के कौन राजा अशोक के समकालीन थे? एंटिगोनस अशोक के समकालीन थे। अशोक के बाद मगध में किसने शासन किया? अशोक के पुत्र कुणाल ने। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ। कौटिल्य ने राजा को कहा है धर्म प्रवर्तक अर्थात सामाजिक व्यवस्था का संचालक। मौर्य काल में रूप दर्शक की भूमिका थी। सिक्कों का जांचकर्ता प्रधान अधिकारी भी होता था। मौर्य काल में रूप दर्शक सिक्कों का प्रधान अधिकारी भी है, मुद्रा का। मौर्य काल में अग्रमात्य पद से तात्पर्य था प्रधानमंत्री का पद। मौर्य काल में योग्य अधिकारियों का समूह था अमात्य। मंडल के प्रमुख या प्रधान अधिकारी को कहते थे प्रदेष्टा। फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश कमिश्नर प्रदेष्टा को कहा जाता था। मौर्य काल में नगर के अधिकारी को कहते थे एस्टिनोमोई। मौर्य साम्राज्य में न्याय व राजस्व का अधिकारी था रज्जुक। महिलाओं के नैतिक आचरण को देखने वाला अधिकारी था स्त्री महापात्र। मौर्य साम्राज्य में टकसाल का प्रमुख अधिकारी था सवर्णिक। मौर्य काल में समाज में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखने का कार्य था धम्म महापात्र का। जिला में राजस्व वसूली का कार्य करने वाला अधिकारी था युक्तक। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में अधिकारियों की संख्या कितनी थी? 18। राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी कोषाध्यक्ष को कहते थे सन्निधाता। राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी वित्त मंत्री यानी कि कर संग्राहक कौन था? समाहर्ता। दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश था व्यवहारिक। सेना का संचालन या नगर रक्षा का अध्यक्ष कौन था? नायक। सम्राट के अंगरक्षक सेना के प्रधान अधिकारी को कहते थे अंतर्वर्षिक। उद्योग धंधों व कारखानों का प्रधान निरीक्षक अध्यक्ष कौन था? कर्मांतिक। राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाले को कहते थे प्रशासता। सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी था दंडपाल। वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? आटविक। राजमहल का प्रबंध व देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी कौन था? दौवारिक। नगर के सर्वोच्च अधिकारी को कहते थे नागरक। कृषि विभाग का अध्यक्ष कौन था? सीताध्यक्ष। खानों का अध्यक्ष मौर्य काल में कौन होता था? आंकड़ा अध्यक्ष। मौर्य काल में मुद्रा विभाग के प्रधान को कहते थे लक्षणा अध्यक्ष। मौर्य काल में व्यापारिक कर का प्रधान कौन था? शुल्का अध्यक्ष। मौर्य काल में पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष कौन था? मुद्रा अध्यक्ष। मौर्य काल में व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष कौन था? संस्था अध्यक्ष। मौर्य काल में सड़क निर्माण के अधिकारी को कहते थे एग्रोनोमोई। मौर्य काल में नाप तौल का अधिकारी था पौतवा अध्यक्ष। मौर्य काल में व्यापार पर नियंत्रण किसका था? परण्या अध्यक्ष का। मौर्य काल में शिल्पियों के संगठन को कहते थे श्रेणी। मौर्य काल में शिल्पियों के संगठन को क्या कहते थे? श्रेणी। मौर्य काल में अनाज से संबंध व्यापारियों के समूह को क्या कहते थे? सार्थवा। सार्थवा व्यापारियों का समूह होता था मौर्य काल में। मौर्य काल में व्यापारियों के संगठन को कहते थे निगम। व्यापारियों के संगठन को मौर्य काल में निगम कहा जाता था। महाजनों व देनदारों के संगठन को कहते थे संघ। संगठनों के कानून के समूह को क्या कहते थे? समय। मौर्य काल की मुद्रा थी पण कारसा पण। किसके अनुसार मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण आर्थिक था? डी कौशाम्बी। क्योंकि मौर्य काल में अस्थाई सेना, सभी राजाओं ने एक विशाल अस्थाई सेना रखी जिसके कारण मौर्य साम्राज्य में आर्थिक स्थिति की समस्या उत्पन्न हो गई थी और मौर्य साम्राज्य के पतन का यह प्रमुख कारण भी था। किसने कमजोर उत्तराधिकारी को
मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण माना है? डी.एन. झा। अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। 187 ईसा पूर्व में शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। मौर्य शासक वृद्धरथ का वध करने के पश्चात पुष्यमित्र शुंग ने 187 ईसा पूर्व में शुंग वंश का स्थापना किया था। पुष्यमित्र शुंग वृद्धरथ यानी कि मौर्य शासक वृद्धरथ का सेनापति था। ये याद रखने वाली बात है कि सेनापति था। किस ग्रंथ के अनुसार पुष्यमित्र शुंग मौर्य शासक वृद्धरथ का सेनापति था? हर्षचरित। बाणभट्ट की रचना हर्षचरित के अनुसार मौर्य शासक वृद्धरथ का सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने के 2 अश्वमेध यज्ञ का पुरोहित कौन था? पतंजलि। महर्षि पाणिनि के अनुसार भारद्वाज गोत्र शुंग वंश की राजधानी क्या थी? विदिशा। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने कितने वर्षों तक शासन किया है? 36 वर्षों तक शासन किया है। कालिदास के सुप्रसिद्ध काव्य मालविकाग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र कौन था? पुष्यमित्र शुंग का पुत्र एवं उत्तराधिकारी। किसके दरबार में ग्रीक शासक एंटिलकीडस का राजदूत हेलियोडोरस रहता था? भागभद्र के शासनकाल में। अंतिम शुंग शासक देवभूत की हत्या कर उसके किस ब्राह्मण मंत्री ने कर्ण वंश की नींव डाली थी? वसुदेव ने 75 ईसा पूर्व में। अंतिम कर्ण वंश शासक सुशर्मन की हत्या कर किसने सातवाहन वंश की स्थापना की थी? सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में। वह सर्वाधिक विख्यात हिंद यूनानी शासक कौन था जिसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता था? मिनांडर। 165 से 145 ईसा पूर्व के बीच उसका शासनकाल था। हिंद एवं साम्राज्य की राजधानी थी साकल। वर्तमान में साकल को सियालकोट भी कहते हैं। शक सीथियन नाम से जाने जाते हैं तथा भारत में शक कहलाते थे क्षत्रप। शक वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? चष्टन पुत्र रुद्रदामन। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे हिंद यूनानी ने। किस अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रदामन ने काठियावाड़ जिले के प्रसिद्ध सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? जूनागढ़ अभिलेख से। मालवा के शकों में अंतिम शक शासक कौन था? रुद्रसेन तृतीय। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कडफिसेस। सर्वाधिक प्रतापी व प्रसिद्ध पार्थियाई शासक कौन था? गोंडोफर्नेज। भारत का प्रथम पार्थियन शासक कौन था? माउस। भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? मिथ्रेडेटस प्रथम। 171 से 130 ईसा पूर्व के बीच इनका शासनकाल था। गुदवहर और विंध्यफर्ण किसका उपनाम था? गोंडोफर्नेज का। 20 से 41 ईस्वी के बीच इनका शासन था। कुषाण कौन थे? चीन के यूची जनजाति के लोग। सर्वाधिक ताम्र सिक्के चलाने का श्रेय किसे प्राप्त है? कुषाणों को। कुषाणों की पहली राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी, तो दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा। पेशावर का प्राचीन नाम पुरुषपुर था। किसने रोमन सिक्कों की नकल कर तांबे के सिक्के ढलवाए? कुजुल कडफिसेस। महाराजाधिराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी। भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिम्ब कडफिसेस। 75 से 78 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय किसे जाता है? हिंद यूनानी ने सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण सिक्के चलाए थे, किंतु भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? तो बिम्ब कडफिसेस थे। शक संवत का समय है 78 ईस्वी। नागा अर्जुन और चरक जैसे विद्वान किसके दरबारी थे? कनिष्क के। कनिष्क का पुरोहित कौन था? संघरक्ष। कुषाण सेनानियों को यूनानी भाषा में कहते थे स्ट्रेटोगोस। कुषाण सेनानियों को यूनानी भाषा में कहा जाता था। गांधार कला यथार्थवादी है जबकि मथुरा कला आदर्शवादी है।
ईसा पूर्व दूसरी सदी के बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे पुराने पट्टचित्र पाए जाते हैं गया, सांची और भरूच में। सौंदरानंद नामक काव्य किसने लिखा है? अश्वघोष ने। किसने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्यशाला के विकास में योगदान दिया? यूनानियों ने। कामसूत्र के रचयिता कौन है? वात्स्यायन। रतिशास्त्र के रचयिता कौन है? वात्स्यायन। कामसूत्र और रतिशास्त्र दोनों के रचयिता वात्स्यायन थे। प्रज्ञा पारमिता की रचना किसने की है? नागार्जुन ने की है। 24 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख किसमें है? दीर्घ निकाय में। राजगीर में होने वाले 36 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख मिलता है महावस्तु में। संस्कृत में एवन प्रिय किसे कहते थे? गोल मिर्च को। किस ग्रंथ के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था? सिंहली अनुश्रुति के अनुसार। अरामेयिक लिपि में उत्कीर्णित अशोक का कौन सा अभिलेख है? मानसेहरा का अभिलेख अरामेयिक लिपि में उत्कीर्णित है। मौर्य काल में खानों का अध्यक्ष कौन होता था? आंकड़ा अध्यक्ष। मौर्य काल में बूचड़ खाने के अध्यक्ष को किस नाम से जानते थे? सूनाध्यक्ष। मौर्य काल में व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष कौन होता था? संस्था अध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष होता था। मौर्य काल में वेश्याओं का निरीक्षक कौन होता था? गणिका अध्यक्ष। मौर्य काल में पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? मुद्रा अध्यक्ष। कागजातों का अधिकारी कौन होता था मौर्य काल में? प्रशासता। एरियन ने मौर्य गुप्तचरों को ओवरसियर कहा है तथा स्ट्रेबो ने मौर्य गुप्तचरों को क्या कहा है? इंस्पेक्टर। किसने कहा है कि जब राजा दरबार में बैठा हो तो उसे प्रजा से बाहर प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए? कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने कहा है। इसका कथन है कि प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है और प्रजा के हित में ही उसका हित है? कौटिल्य चाणक्य ने कहा है। मेगास्थनीज का मूल ग्रंथ खो गया है, उसके विवरणों की जानकारी मिलती है एरियन, डायोडोरस, जस्टिन, प्लूटार्क और स्ट्रैबो की पुस्तकों से। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर एक समिति के द्वारा शासित था जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? जिसके सदस्यों की संख्या 30 थी। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग की अवधारणा में शामिल विषय हैं 7: स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, बल, कोष तथा मित्र। इस 7 अष्ट अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग की अवधारणा में शामिल विषय हैं। प्रशस्ति का अर्थ क्या है? राजा की स्तुति। राजा की स्तुति प्रशस्ति का अर्थ है। कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया था? अशोक ने बसाया था। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक कहाँ का गवर्नर था? तक्षशिला व उज्जैनी का गवर्नर था। अर्थशास्त्र में ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है? राज्य एवं शासन नीति ग्रंथ। कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? दिव्यावदान। समुद्र से समुद्र तक, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत प्रथम साम्राज्य था मौर्य। मौर्यों की अवधि में पूर्वी तटीय प्रमुख पोर्ट रहा ताम्रलिप्ति। मौर्य काल में भूमिकर की दर क्या थी? उत्पादन का 1/4 से 1/6। कंटक शोधन से संबंधित विभाग था न्यायपालिका। मौर्य काल में न्यायपालिका कंटक शोधन से संबंधित विभाग था। अर्थशास्त्र के अनुसार शासकीय कर्मचारियों के अधिकतम और न्यूनतम वेतन का अनुपात था 4800, सबसे उच्चतम अधिकारी को मिलता था, और 60 पर सबसे न्यूनतम कर्मचारी को मिलता था। कोषागार के अध्यक्ष को कहते थे मौर्य काल में सन्निधाता कहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य अपने शासन के अंतिम वर्षों में किस साधु के साथ दक्षिण भारत चला गया था? भद्रबाहु कल्पसूत्र के रचयिता थे। यह जैन धर्म के ऋषि थे और ये दिगंबर ऋषि थे। चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस कहकर किस यूनानी लेखक ने पुकारा था? सर विलियम जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में
सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर कौन था? पुष्यगुप्त। किसने आश्रित पत्नी एवं बच्चों की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले व्यक्ति के लिए दंड का विधान किया था? कौटिल्य ने। श्रवणबेलगोला स्थित है कर्नाटक में, जहां चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण को त्याग किया था, अपने प्राणों का। रूप दर्शक किससे संबंधित विभाग है? मुद्रा इंस्पेक्टर से संबंधित विभाग। मौर्य काल में जिले के अधिकारी व सड़क निर्माण अधिकारी को कहते थे एग्रोनोमोई। सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक अधिकारियों को वेतन के रूप में नगद देने का सुझाव देती है? अर्थशास्त्र। अशोक के किस अभिलेख से यह संकेत मिलता है कि उसने मृत्युदंड समाप्त नहीं किया था? चतुर्थ स्तंभलेख से यह उल्लेख मिलता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार कौन सिक्के के प्रचलन के लिए उत्तरदायी था? लक्षणाध्यक्ष। सम्राट अशोक ने न्याय करने के लिए किस पदाधिकारी की नियुक्ति की थी? राजकों की। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लिखित संस्था शब्द का संबंध है गुप्तचर व्यवस्था से। किसने लिखा था कि भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था? मेगास्थनीज ने। अशोक के किस अभिलेख पर मोर का उत्कीर्णन किया गया था? लौरिया, नंदनगढ़ स्तंभ, रामपुरवा, सांची। इन तीनों स्तंभलेखों पर मोर का उत्कीर्णन किया गया था। अशोक के किस अभिलेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख मिलता है? शिलालेख द्वितीय। अशोक के उत्तराधिकारियों में किसने देवा नाम प्रिय उपाधि का प्रयोग किया था? दशरथ। धर्मराज किसकी उपाधि थी? अशोक की। अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सामंजस्य के विषय में कहता है? 12वां शिलालेख। अशोक के किस शिलालेख से युद्ध और हिंसा के कारण जनित उसके अंतर्मन की व्यथा प्रकट होती है? धौली और जौगढ़ शिलालेख से। अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे गिरनार में। अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? कौशाम्बी। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? स्तंभ। मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना स्तंभ है। अशोक का सरेकुन अभिलेख स्थित है कंधार में। बराबर गुफा संबंधित है आजीविकों से। अपने शासनकाल के किस वर्ष में अशोक लुम्बिनी गया था? 20वें वर्ष। अशोक के किस अभिलेख में 8वीं जातियों का उल्लेख है? 13वें शिलालेख में। अशोक का कौन सा शिलालेख 5 एवं राज्यों में धर्म प्रचारकों को भेजने का वर्णन करता है? 13वां शिलालेख। अशोक ने कौन से अभिलेख में धम्म का अर्थ बताया है? द्वितीय स्तंभलेख में। कौन सा अशोक का द्विभाषित अभिलेख है? सारेकुना। अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था तुषाठक। किस स्थान से कपिलवस्तु महाविहारे अंकित सील प्राप्त हुई है? पिपरहवा से। अदेव मातृक भूमि उस भूमि को कहते थे जिसकी सिंचाई कृत्रिम साधनों से होती थी। भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों द्वारा द्विभाषी एवं द्विलिपि सिक्कों का प्रचलन किया गया था? हिंद यूनानी। किस सातवाहन शासक का उल्लेख पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी में मिलता है? सातकर्णी प्रथम का। गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना किसने की है? हाल ने की है। बृहत कथा कोश नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? गुणाढ्य थे। पुराणों में किसे पुलोमा सातकर्णी और टालेमी के विवरणों में सिरोपोलिमेयोस कहा गया है? वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को। गौलमिक का कार्य था ग्रामीण क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखना। सातवाहन काल में सैनिक शिविर को कहते थे कटक। सातवाहन काल में बस्तियों को जानते थे स्कंधावार। सर्वप्रथम किसने ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम दान की प्रथा आरंभ की थी? सातवाहनों ने। सातवाहन वंश ब्राह्मण वंश था, ये भी ध्यान देने योग्य बात है। सातवाहनों की राजकीय भाषा
तथा शिलालेख में प्रयुक्त लिपि क्या थी? भाषा प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी लिपि थी। तो मैंने आप लोगों के बीच आज इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय मौर्य एवं मौर्योत्तर युग के प्रश्नों का श्रृंखला शेयर किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को यह प्रश्न श्रृंखला बहुत ही पसंद आया होगा और इस प्रश्न श्रृंखला को तैयार करने के पश्चात आपको किसी दूसरे नोट्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। आप लोग भी यदि इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोग भी इस बात से सहमत हो जाएंगे कि वाकई में मैंने किसी भी प्रश्न को, इस चैप्टर के किसी भी प्रश्न को मैंने नहीं छोड़ा है। सभी प्रश्नों को अपने इस प्रश्न श्रृंखला में शामिल किया है। अतः आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मेरे इस YouTube चैनल स्टडी फॉर जीएस पॉइंटर पर बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। यदि नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।